हेलो गाइस, वेलकम टू द कैटलिस्ट ग्रुप। दिस इज विशाल शर्मा और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। तो टेपर टर्निंग बाय टेल स्टोक ऑफसेट मेथड, टेपर टर्निंग बाय टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। क्लियर है? टेपर टर्निंग बाय टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। तो हम क्या करते हैं, आपका जो लेथ मशीन होता है उसमें दो सेंटर्स होते हैं। एक होता है जो आपके हेड स्टोक में लगा होता है, दूसरा होता है आपके जो टेल स्टोक में लगा होता है। जो हेड स्टोक में जो सेंटर होता है उसे हम लाइव सेंटर बोलते हैं क्योंकि उसमें हम मोशन प्रोवाइड करते हैं। टेल स्टोक का जो सेंटर होता है वो डेड सेंटर होता है क्योंकि उसमें कोई भी मोशन नहीं होता है। हम क्या करते हैं, टेल स्टोक को थोड़ा सा ऑफसेट कर देते हैं और ऑफसेट करने के बाद हम क्या करेंगे, टूल को फीड प्रोवाइड करेंगे। या तो हो सकता है कि आप टूल को तिरछा फीड प्रोवाइड करो, या हो सकता है आप वर्कपीस को तिरछा कर दो। दो तरीके के हो सकते हैं। तो हम टेल स्टोक ऑफसेट मेथड में क्या करेंगे, टेल स्टोक को ऑफसेट करके वर्कपीस को थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में ऑफसेट कर देंगे और ऑफसेट करने के बाद हम टूल को एक्सियल फीड प्रोवाइड करेंगे। कैसे फीड प्रोवाइड करेंगे? एक्सियल फीड प्रोवाइड करेंगे। तो यहां पर आपका टूल रिजल्टेंट फीड में नहीं जाता है, टूल आपका जाता है एक्सियल फीड में। किस में जाता है? एक्सियल फीड में। ये हम किस तरीके से करते हैं देखेंगे। आपका जो वर्कपीस होता है उसको सेंटर लेथ की एक्सेस से ऑफसेट करना होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर वर्कपीस, इसको हमने क्या किया है, ऑफसेट कर दिया है। क्या कर दिया है? ऑफसेट। और यहां पर हमने इसको लाइव सेंटर से अटैच कर दिया है, यहां पर हमने इसको डेड सेंटर से अटैच कर दिया है। ये हमने समझने के लिए इतना ऑफसेट बनाया है, हालांकि इतना बड़ा ऑफसेट होता नहीं है। ठीक है। सो जो डिस्टेंस हमने ऑफसेट करने के लिए दी है दैट विल बी इक्वल्स टू x, दैट विल बी इक्वल्स टू x एंड दिस इज द लेंथ ऑफ द वर्कपीस, दिस इज द लेंथ ऑफ द वर्कपीस। अगर मैं बात करता हूं कि ये हमने एंगल कितना प्रोवाइड किया है, ये एंगल हमने प्रोवाइड किया है अल्फा बाय 2। ये हमने एंगल कितना प्रोवाइड किया है? अल्फा बाय 2। लेकिन हम वहां पर अल्फा बाय 2 कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? हम x कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने टेल स्टोक को कितना ऑफसेट दिया है। तो टेल स्टोक को ऑफसेट कितना देना है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम अल्फा बाय 2 का यूज करेंगे। तो अगर हम क्या करते हैं, इस ट्राइंगल में ये क्या होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या आएगी? तो साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू क्या आएगी? देखिए, अगर मैं यहां पर बात करता हूं साइन अल्फा बाय 2, तो साइन अल्फा बाय 2 क्या होता है? सॉरी, सोच के बताइए। परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा? x। परपेंडिकुलर क्या होगा? x होगा। डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा? लेंथ ऑफ द वर्कपीस। सो हाइपोटेन्यूज क्या होगा? लेंथ ऑफ द वर्कपीस। तो क्या आप यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द x? लेंथ x वैल्यू विल बी इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द वर्कपीस मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा बाय 2। लेंथ ऑफ द वर्कपीस मल्टीप्लाई ऑफ साइन अल्फा बाय 2। तो यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्लियर है? आपको क्या कैलकुलेट करना था? x की वैल्यू कैलकुलेट करना था। दिस इज द x, दिस इज द x। सो दिस राइट डाउन दिस फॉर्मूला इन योर फॉर्मूला शीट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ी देर बाद। तो आपको ये फॉर्मूला फॉर्मूला शीट में लिखना है। सो दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर नेक्स्ट फॉर्मूला विच विल बी यूज फॉर द टेपर टर्निंग बाय टेल स्टोक ऑफसेट मेथड। तो ये फॉर्मूला भी फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसमें न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। वेयर अल्फा बाय 2 इज, व्हाट इज द अल्फा बाय 2? अल्फा बाय 2 इज द सेमी टेपर एंगल। अल्फा बाय 2 इज द सेमी टेपर एंगल। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक, दैट इज द स्पीड सिलेक्शन। दैट इज द स्पीड सिलेक्शन। स्पीड क्या होती है? जो हम हेड स्ट्रोक को रोटेट करते हैं उसकी जो स्पीड होती है उसका सिलेक्शन हम कैसे करते हैं। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड सिलेक्शन। तो यहां से हम जो छोटे छोटे फॉर्मूलाज देख रहे हैं ना, उनको फॉर्मूला शीट में लिखते जाना है, जिसके कारण ही वो याद होंगे।
जितना हम उन फॉर्मूलाज को बार बार यूज करेंगे तभी वो याद होंगे। समझने की कोशिश करो, ये दिमाग में डालो मेरी बात, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं, कह रहा हूं ना, ये फॉर्मूला आप शीट में लिखिए, तो मतलब वो फॉर्मूला आपके एग्जामिनेशन में पहले आ चुका है, वो यूज में आ चुका है, ठीक है। तो थोड़ा सा विद डिसिप्लिन आप इसको अटेंशन कीजिए कि सर ऐसे बोल रहे हैं कि इसको भी लिखिए, इसको भी लिखिए, सबको लिखिए। नहीं, मैं यहां पर सिर्फ वही फॉर्मूलाज आपको लिखवा रहा हूं जो आपके एग्जामिनेशन में पहले आ चुके हैं, जो पहले आ चुके हैं, उन्हीं फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। क्योंकि अगर उन फॉर्मूलाज में कोई फॉर्मूला रह गया, तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किनकी होगी? हमारी तो होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूं वो फॉर्मूला लिखने की कोशिश कीजिए। इसमें आपको कुछ ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाने वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। वहां जाके क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे कि टेपर टर्निंग में होता क्या है, हम फीड को धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे, एकदम तेज से प्रोवाइड करेंगे, सरफेस फिनिश खराब। यहाँ सरफेस फिनिश वाला झंझट नहीं है, यहाँ हमें एट द एंड कैलकुलेट करना है मशीनिंग टाइम। अगर आपने मशीनिंग टाइम का कैलकुलेशन कर लिया और आपका आंसर सही हो गया, तो आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्मूला की जरूरत है। देयर विल बी ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ध्यान से सुनिए मेरी बात, वहां पर ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आने वाले हैं। आपको फॉर्मूला डायरेक्ट माइंड में क्लिक होना चाहिए। गिनती के 20 फॉर्मूला है इस मशीनिंग ऑपरेशंस में, और एवरी एग्जामिनेशन में आपका ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता ही आता है। श्योर आपके 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पक्के फंसेंगे, क्योंकि आपको पता है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कम से कम 15 से 20% आता है, 15 से 20% आता ही आता है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द स्पीड सिलेक्शन। स्पीड सिलेक्शन का मतलब होता है कि अगर हम देखेंगे कि जो आपकी मशीनरी होती है लेथ की स्पिंडल में, क्या वो सेम स्पीड पर रोटेट करती है ऑल द टाइम? जी नहीं सर, उसमें डिफरेंट स्पीड्स होती है। तो वो जो डिफरेंट स्पीड होती है वो किस प्रोग्रेशन में होती है, किस सिस्टम में अरेंज होती है, उसे हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जीपी में अरेंज होती है वो। कि सर जीपी में ही क्यों अरेंज होती है, एपी में क्यों अरेंज नहीं होती? फॉर एग्जाम्पल अगर आप एपी सीरीज का यूज करोगे तो क्या होगा? अगर मान लो आपकी पहली स्पीड 5 है, दूसरी हो जाएगी 10, तीसरी हो जाएगी 15, 20, 25, मतलब इन दोनों के बीच में क्या होगा? डिफरेंस सेम रहेगा। लेकिन अगर हम जीपी यूज करते हैं तो जीपी में क्या होगा? सपोज पहली 5 है, अगर हम मान लो रेशियो ले लेते हैं 2, तो दूसरी हो जाएगी 10, तीसरी हो जाएगी 20, फोर्थ हो जाएगी 40, फिफ्थ हो जाएगी 80। तो यहां पर आपको देखो 5, 10, 15, 20, 25, यहां पर देखो 5, 10, 20, 40, 80, मतलब फिफ्थ में कहां 25, कहां 80। तो मतलब यहां पर जो स्पीड की रेंज है वो कितनी है? 25 - 5, 20। यहां पर स्पीड की रेंज कितनी है सर? 75 है। कहां 20, कहां 75? मतलब जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का यूज करेंगे तो हमें जो स्पीड का जो रेंज मिलेगा वो बहुत वाइड होगा। हमें जो स्पीड का रेंज मिलेगा वो क्या होगा? वाइड होगा। और हमें सिर्फ यही पता लगाना है कि कौन सी नंबर की स्पीड कितनी होगी, कौन से नंबर की स्पीड कितनी होगी। तो अर्थमेटिक जो सीरीज होती है वो भी आपको पता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होती है वो भी आपको पता है। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसलिए दिया जाता है ताकि हमें क्या मिले? वाइड रेंज ऑफ द स्पीड मिले। क्या मिले? जो स्पीड की जो रेंज है वो थोड़ी बड़ी मिले। अगर मैं बात करता हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, अगर आपको पता है कि पहली टर्म ए है और जो लास्ट टर्म एल है, और इन दोनों के बीच का जो रेशियो है दैट विल बी ए आर, that will be a or it will be constant, ठीक है। सो L की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूं तो क्या होगी? ये होगी a इंटू में r raised to power n-1। what will be the n will be equals to number of terms, ठीक है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए, आपको इसमें इन डिटेल नहीं जाना है कि पहली टर्म a है, लास्ट टर्म l है, तो l की वैल्यू क्या होगी? a इंटू r raised to power n-, बोलो, बोलते क्यों नहीं? 1, जहां पर n क्या है? आपका नंबर ऑफ टर्म्स है कि इनके बीच में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। a1, 2, 3, so on and l will be the n टर्म्स। जो आपकी l है वो nth टर्म है, वो nth टर्म में से हमको 1 घटा के r की पावर लेनी है, ठीक है। तो r क्या है? रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर हम यहां पर लेथ मशीन के स्पिंडल की बात करते हैं तो हम यहां पर लेंगे n मिनिमम, सोन कहां तक जा रहा है? n मैक्सिमम तक जा रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि n क्या है? n है नंबर ऑफ स्पीड्स, n क्या है? नंबर ऑफ स्पीड। जस्ट कंपेयर दीज टू। n क्या है? नंबर ऑफ स्पीड। यहां पर क्या था? n ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। अगर हम बात करते हैं r की,
तो आर क्या होगा, आर क्या होगा, रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव स्पीड्स। तो क्या हम एन मैक्सिमम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। एन मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी? एन मैक्सिमम मतलब लास्ट टर्म एल, फर्स्ट टर्म क्या है? एन मिनिमम। एन मैक्सिमम विल बी इक्वल्स टू एन मिनिमम इनटू आर की जगह कौन है? आर ही है, रेशियो इनटू एन की जगह कौन है? एन ही है, एन इज द नंबर ऑफ स्पीड इनटू -1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द एन मैक्सिमम। सो दिस विल बी इक्वल्स टू आर। आपको ये चीज याद होनी चाहिए, इट इज वेरी सिंपल। ये फॉर्मूला भी आपकी फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए, ये फॉर्मूला भी आपकी फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है वो देखते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर मिनट, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर मिनट, मैक्सिमम मिनिमम इनटू आर रेज़ टू पावर n - 1। सो दिस विल बी द नेक्स्ट फॉर्मूला फॉर द स्पीड सिलेक्शन। क्वेश्चन क्या आया हुआ है? क्वेश्चन आया हुआ है कि जो स्पीड होती है वो किस प्रोग्रेशन में होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। याद कर लो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। अगर आपका क्वेश्चन अब जैसे मैंने बताया ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अब आपके दिमाग में फिट हो चुका है, आपको लगेगा कि सर ये क्या याद रह पाएगा हमें एग्जामिनेशन में? बिल्कुल रहेगा। जब भी आप क्वेश्चन देखोगे ना स्पीड का, चाहे आप रिवाइज करके ना गए हो, आप ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टिक करके आओगे। इट इज माई प्रॉमिस, इट इज माई प्रॉमिस। अगर आपने एक बार मेरे से सुन लिया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो आपका एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही टिक करके आओगे। देख लेना। क्यों? क्योंकि आपका ये सेकेंडरी मेमोरी में चला गया है। ठीक है, किस में चला गया है? सेकेंडरी मेमोरी में। तो जब भी आपसे कोई चीज ये पूछेगा तो आपसे प्राइमरी मेमोरी में आ जाएगा और आप आंसर टिक करके आ जाओगे। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है? जीपी सीरीज का फॉर्मूला है। दैट विल बी लास्ट टर्म इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म इनटू में रेशियो इनटू में n रेज़ टू पावर -1। ठीक है, रेशियो इनटू में पावर ऑफ n -1 आपको याद रखना है, जहां पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। लेकिन जब हम यहां स्पीड की बात करेंगे तो n क्या होगी? नंबर ऑफ स्पीड। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे ही हम कुछ फॉर्मूला पढ़ते हैं और अगर हमने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिया तो वो कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। सो कम टू द क्वेश्चन ऑफ द स्पीड सिलेक्शन। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये जो आपका क्वेश्चन है ये शीट में भी दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन में डायरेक्ट डाटा दिया हुआ है, डाटा। और जो आपका पहला क्वेश्चन है उसमें डाटा दे रखा है, एन मिनिमम की वैल्यू दे रखी है कितनी? 100 आरपीएम। एन मैक्सिमम की वैल्यू दे रखी है 1000 आरपीएम। आपसे पूछ रहा है कि फिफ्थ स्पीड क्या होगी। मतलब पहली स्पीड आपको दे रखी है 100 आरपीएम और लास्ट स्पीड आपको दे रखी है 1000 आरपीएम। फिफ्थ स्पीड पूछ रहा है और उसने क्वेश्चन में गिवन है कि नंबर ऑफ स्पीड कितनी है? 8। नंबर ऑफ स्पीड कितनी है? 8 है। तो वहां से आप पता लगा सकते हो कि रेशियो क्या होगा। आपको दे रखा है एन मिनिमम गिवन है आपके 100 आरपीएम। एन मैक्सिमम आपको गिवन है, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, 1000 आरपीएम। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नंबर ऑफ स्पीड दे रखा है 8, बिल्कुल 8 दे रखा है, और आपसे पूछा है फिफ्थ स्पीड क्या होगी। तो फिफ्थ स्पीड आपको पता लगाने के लिए पता होना चाहिए कि दो स्पीड्स में रेशियो क्या है। तो इसका रेशियो क्या होता है? देखिए, एन मैक्सिमम इक्वल्स टू एन मिनिमम इंटू आर रेज़ टू पावर n-1। एन मैक्सिमम की वैल्यू गिवन है आपको 1000 आरपीएम। ओके राइट। एन मिनिमम की वैल्यू गिवन है आपको 100 आरपीएम, बिल्कुल सही है। आर की वैल्यू गिवन है आपको नहीं है गिवन। एन की वैल्यू गिवन है आपको गिवन है कितनी है? 8 - 1। तो आर की वैल्यू क्या होगी? 10 रेज़ टू पावर 1/7, और 10 रेज़ टू पावर 1/7 की वैल्यू आ रही है आपकी 1.389। प्लीज क्रॉस चेक दिस वैल्यूज। 1.389 आपकी वैल्यू गिवन है। ओके, सो नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ द n5। n5 विल बी इक्वल्स टू n1 इंटू आर रेज़ टू पावर, हमें कौन सी निकालनी है? फिफ्थ निकालनी है। तो इट विल बी इक्वल्स टू 5 - 1। सो n5 विल बी इक्वल्स टू, हमें गिवन है n1 की वैल्यू। n1 की वैल्यू क्या है? 100 इंटू रेशियो की वैल्यू क्या है? 1.389 रेज़ टू पावर 4। इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 372.7 आरपीएम। सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द हेड स्ट्रोक ऑफ ए लेथ
हैज़ 9 स्पीड, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, 9 स्पीड्स हैं। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। फ्रॉम द 100 आरपीएम टू 1600 आरपीएम, मतलब 100 से 1600 आरपीएम के बीच में इसके पास 9 स्पीड्स है। तो मतलब इसकी जो n1 की वैल्यू है वो है आपकी 100 आरपीएम, जिसको मैं लिख सकता हूं इट इज ऑल्सो n मिनिमम। और जो आपकी 9th स्पीड है दैट इज n9, वो गिवन है आपके 1600 आरपीएम, 1600 आरपीएम, जिसको मैं लिख सकता हूं n मैक्सिमम। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड द रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्पीड, आपसे पूछ रहा है द रेशियो बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव स्पीड पूछ रहा है। इट इज वेरी सिंपल, आपसे पूछ रहा है r की वैल्यू, किसकी पूछ रहा है, r की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में हमने 2 स्टेप किए थे, पहले r की वैल्यू कैलकुलेट की थी, सेकंड स्टेप किया था हमने n5 की वैल्यू कैलकुलेट की है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन विल कम हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द r। इट इज वेरी सिंपल, हमें n1 की वैल्यू गिवन है, हमें और किसकी वैल्यू गिवन है, n9 की वैल्यू गिवन है। तो n9 की वैल्यू क्या होगी, n1 इंटू में r रेज़ टू पावर 9 माइनस 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 9, 9 की वैल्यू क्या है 1600, ये विदाउट कैलकुलेटर करना है। n12 की वैल्यू क्या गिवन है 100 इंटू r की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, ठीक है, r रेज़ टू पावर 8। सो 0 to 0 विल बी कैंसिल आउट, 100 to 100 विल बी कैंसिल आउट, द वैल्यू ऑफ द r विल बी इक्वल्स टू 16 रेज़ टू पावर 1/8। विदाउट कैलकुलेटर करना है अपने को। 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 रेज़ टू पावर 4 रेज़ टू पावर 1/8, पावर टू पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, इट विल बी इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर 1/2। उसका मतलब क्या होगा √2, और √2 की वैल्यू आपको क्या है पता है 1.414। सो दिस इज योर आंसर 1.414 आंसर। सो यह क्वेश्चन आपको करना था विदाउट कैलकुलेटर, और ये क्वेश्चन आपको करना था विद कैलकुलेटर। सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये फ्री का मार्क्स आपको नहीं छोड़ना है, ये जो फ्री का मार्क्स है ना बहुत सिंपल, ये आपको नहीं छोड़ना है। अगर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, क्योंकि अदर स्टूडेंट से क्वेश्चन नहीं करके आएंगे, मेरा प्रॉमिस है। मैं जो आपको कह रहा हूं ना कि अदर स्टूडेंट्स करके नहीं आएंगे, तो कहने का मतलब बिल्कुल नहीं करेंगे, वो ये क्वेश्चन ही छोड़ देंगे, क्योंकि उनको पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि हमें यहाँ करना क्या है। क्यों? क्योंकि जो आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मुझे आप बताइए, इस क्वेश्चन में दे रखा है द हेड स्ट्रोक हैज ऑफ द लेथ हैज 9 स्पीड। क्या इसमें कहीं भी मेंशन है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन? बिल्कुल भी नहीं सर, बिल्कुल भी मेंशन नहीं है। तो जब मेंशन ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है? सो बी वन स्टेप अवे फ्रॉम द प्रीवियस स्टूडेंट। आप जो स्टूडेंट हैं उनसे हमेशा हमें एक स्टेप आगे रहना पड़ेगा, फॉरवर्ड रहना पड़ेगा, तभी हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, और हमें हमारा सिलेक्शन लेके रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो उस क्वेश्चन को सोल्व किया ही नहीं जा सकता जब तक आपने उस क्वेश्चन को कभी पहले सोल्व किया हो। सो नेक्स्ट इज योर स्पीड रेंज रेशियो, नेक्स्ट इज योर स्पीड रेंज रेशियो, ठीक है। तो अब हमारी थोड़ी पकड़ बनने लगी है, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा है कि अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? सो नेक्स्ट इज योर स्पीड रेंज रेशियो। इट इज वेरी सिंपल, अभी मैंने आपको बता दिया है कि स्पीड रेंज रेशियो कुछ नहीं है, जो हमने अभी फॉर्मूला डिराइव किया है उसी का रेशियो है। इट इज द रेशियो बिटवीन द n मैक्सिमम टू द n मिनिमम, एंड इट विल बी इक्वल्स टू r रेज़ टू पावर n माइनस 1, r रेज़ टू पावर n माइनस 1। हाँ सर, यही रेशियो है बिल्कुल, n मैक्सिमम का n मिनिमम का जो रेशियो होगा दैट विल बी द स्पीड रेंज रेशियो, और जो इसकी वैल्यू होगी हमेशा 1 से ज्यादा होगी, हमेशा 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ऊपर मैक्सिमम ले रखा है, नीचे मिनिमम ले रखा है, तो वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी, दिमाग में घुसा लेना। अगर हम बात करते हैं n मैक्सिमम की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें सर? n मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो कैसे फाइंड आउट करें? n की वैल्यू क्या होती है? v इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई डी। अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है n मैक्सिमम की, तो v भी क्या होना चाहिए सर? मैक्सिमम होना चाहिए, और d क्या होना चाहिए सर? मिनिमम होना चाहिए। वेरी गुड, क्योंकि ऊपर वाला मैक्सिमम होगा तभी तो मैक्सिमम होगा, और नीचे वाला मिनिमम होगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं है सर v मैक्सिमम d मैक्सिमम ले लिया तब गड़बड़ हो जाएगी।
ऊपर वाला मैक्सिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा, और जो डिनोमिनेटर वाला मिनिमम होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर शुड बी मैक्सिमम है, डिनोमिनेटर शुड बी मिनिमम। यहां गलती होती है, यहां गलती होती है। स्टूडेंट चक्कर में खा जाते हैं कि सर मैक्सिमम ले रहे हैं तो वी मैक्सिमम डी मैक्सिमम लेंगे, और मिनिमम ले रहे हैं तो वी मिनिमम डी मिनिमम लेंगे। ऐसा नहीं है, ऊपर वाला मैक्सिमम आएगा, नीचे वाला मिनिमम आएगा। सर याद कैसे रहेंगे? अभी आने वाला है याद, अभी करवा दूंगा याद, देख लेना। एन मिनिमम क्या होता है? एन मिनिमम कब होगा? जब आपका वी क्या हो? मिनिमम हो। हाँ सर अब तो हम बता देंगे, अब तो हम भी बता देंगे कि डी क्या हो? मैक्सिमम हो। डी क्या हो? मैक्सिमम हो। वैल्यू लिखो, ये वाली वैल्यू इसमें रखो। What will be the value of the n maximum to the n minimum? जो आपकी ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो आपकी इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, व्हाट विल हैपन? n मैक्सिमम डिवाइड बाय n मिनिमम। क्या होगा? v मैक्सिमम डिवाइड बाय v मिनिमम, डिवाइड बाय v मिनिमम मल्टीप्लाई d मिनिमम। क्या होगा? d मिनिमम नीचे रहेगा, d मैक्सिमम कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ऊपर कौन आ जाएगा? ऑटोमेटिक ऊपर कौन आ जाएगा? डी मैक्सिमम, और नीचे कौन आ जाएगा? डी मिनिमम। बहुत रखना है आसान, इसे याद रखना बहुत आसान है। मैक्सिमम में तो ऊपर दोनों मैक्सिमम, मिनिमम में तो नीचे दोनों मिनिमम। ये लो जुगाड़ बन गया, इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं फंस जाते हो और फॉर्मूला याद नहीं आता है तो वहां कौन काम याद आता है? कंसेप्ट काम याद आता है। ठीक है, कंसेप्ट काम आएगा, और कंसेप्ट को याद रखना आसान है। और कैसा आसान है? सिंपल मैथ है, सिंपल एप्टीट्यूड है। अगर हम कोई वैल्यू मैक्सिमम निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला मैक्सिमम और नीचे वाला मिनिमम होना चाहिए, और कोई वैल्यू जब हम मिनिमम निकालना चाहते हैं तो ऊपर वाला मिनिमम और नीचे वाला मैक्सिमम होना चाहिए, और दोनों को कर दो डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड करो, और डिवाइड करने के बाद अपने आप ऊपर दोनों क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम, और नीचे क्या हो जाएंगे? दोनों मिनिमम। सो दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड, दिस इज द रेशियो ऑफ द स्पीड। लेकिन जो ये स्पीड का जो रेशियो है उसमें आप मुझे बताइए, एक मिनिमम स्पीड है और मैक्सिमम स्पीड है, तो मतलब ये स्पीड की रेंज का रेशियो है, दो स्पीड के बीच का रेशियो नहीं है। दो स्पीड के जो बीच का रेशियो होगा वो आर होगा, लेकिन जो स्पीड के रेंज का जो रेशियो होगा वो होगा एन मैक्सिमम टू द एन मिनिमम, एंड इट विल बी इक्वल्स टू वी मैक्सिमम इंटू डी मैक्सिमम डिवाइड बाय डी मिनिमम इंटू वी मिनिमम। नीचे मिनिमम, ऊपर मैक्सिमम। इससे भी क्वेश्चन बने हैं, इससे भी क्वेश्चन आए हैं। तो देखिए क्या क्वेश्चन आए हैं उसे हम करते हैं। आप ये फॉर्मूला शीट में लिख लीजिए कि जो स्पीड रेंज रेशियो होता है वो ये होता है, और इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है। दिस इज योर बेसिक कंसेप्ट के इस कंसेप्ट से हम इस कंसेप्ट तक पहुंच सकते हैं। सो इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, और वो क्या क्वेश्चन आता है देखिए अब हम उसे सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट विल बी योर क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ द स्पीड रेंज रेशियो। अब हम स्पीड रेंज रेशियो पर क्वेश्चन करने वाले हैं। ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, और अब हम 3 क्वेश्चन करेंगे। कितने क्वेश्चन करेंगे? आपके लिए मैं 3 क्वेश्चन लेके आया हूं, और ये 3 क्वेश्चन करते ही आप एग्जामिनेशन में ऐसे विद इन सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ध्यान रखना, आपको ये याद रखना है, एन मैक्सिमम डिवाइड बाय एन मिनिमम इक्वल्स टू वी मैक्सिमम डी मैक्सिमम डिवाइड बाय वी मिनिमम डी मिनिमम। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। आपको डाटा दे रखा है, और वो डाटा दे रखा है कि ए 4 बार स्पीड स्पिंडल बॉक्स इज टू बी डिजाइंड, कि एक हमारा स्पिंडल बॉक्स है, उसमें कितनी स्पीड होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 4, मतलब N1, N2, N3, N4 होना चाहिए। N1, N2, N3 और क्या होना चाहिए? N4 होना चाहिए। क्वेश्चन को हमें सिर्फ एक बार पढ़ना और ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन की पहली लाइन का मतलब है कि जो N की वैल्यू है वो है 4। अब क्वेश्चन में दे रखा है कि दिस मशीन इज यूज्ड फॉर द टर्निंग ऑपरेशन एंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम डायमीटर विच कैन बी टर्न्ड आर, यानी आपको दे रखा है डी मैक्सिमम की वैल्यू और आपको दे रखी है डी मिनिमम की वैल्यू। तो बहुत अच्छे तरीके से डाटा लिखना, ऐसा नहीं है उसको मतलब रफली डाटा लिख रहे हो। जब भी आप क्वेश्चन करो डाटा अच्छे तरीके से लिखो, लेकिन कैलकुलेशन एक छोटे से जगह में साफ में करो, ताकि अगर आप उस क्वेश्चन पे वापस भी आते हो उसको चेक करना आसान हो। तो डी मैक्सिमम दे रखा है 200 mm और डी मिनिमम दे रखा है 100 mm।
सो नाउ द क्वेश्चन विल बिकम द मिनिमम एंड द मैक्सिमम कटिंग स्पीड आर, यानी आपको V मैक्सिमम भी दे रखा है और V मिनिमम भी दे रखा है। V मैक्सिमम कितना है 150 मीटर पर मिनट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। V मिनिमम दे रखा है 50 मीटर पर मिनट, इट इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ऑल स्पिंडल स्पीड? कहने का मतलब है यहां पर हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, एक ही क्वेश्चन में आपके सभी क्वेश्चन हो जाएंगे यहां पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स कम टू द स्पीड रेंज रेशियो, जो आप सॉल्यूशन कर रहे हो उसमें देखो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, जैसे स्पीड रेंज, अगर हम बात करें, चलो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। क्वेश्चन में पूछा व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द ऑल स्पिंडल स्पीड, तो पहले हम बात करते हैं ऑल स्पिंडल स्पीड से, ठीक है। सो ऑल स्पिंडल स्पीड्स, तो देखो यहां पर कितने क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यहां पर क्वेश्चन पढ़ रहा है, एक तो आपको निकालना है N1, N2, N3, N4, तो मतलब यहां बन गए 4 क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है। प्लस N1, N2, N3, N4 को निकालने के लिए आपको चाहिएगी उनके बीच में जो रेशियो होता है उसकी वैल्यू, मतलब आपको चाहिएगा R की वैल्यू, क्योंकि क्या यहाँ पर R की वैल्यू गिवन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं गिवन है। 4 और 1 5 क्वेश्चन, तो आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन मिलेंगे एक ही क्वेश्चन में, ठीक है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप हम इसे कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पीड रेंज रेशियो की, अगर आपको क्वेश्चन में कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम वाली चीजें मिल जाए, डी मैक्सिमम, डी मिनिमम, वी मैक्सिमम, वी मिनिमम, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो कौन सा क्वेश्चन है, स्पीड रेंज रेशियो का क्वेश्चन है। तो स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है? एन मैक्सिमम डिवाइड बाय एन मिनिमम होता है, लेकिन यहां पर मैक्सिमम मिनिमम गिवन नहीं है, बट इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? r रेज़ टू पावर n माइनस 1, r रेज़ टू पावर n माइनस 1, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? v मैक्सिमम इंटू डी मैक्सिमम डिवाइड बाय v मिनिमम इंटू डी मिनिमम। तो इस इक्वेशन से आप r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो r की वैल्यू क्या होगी? r की वैल्यू क्या होगी? देखो v मैक्सिमम कितना है 150 इंटू डी मैक्सिमम कितना है 200 डिवाइड बाय v मिनिमम कितना है 50 और d मिनिमम कितना है आपका 100। r की पावर यहाँ कितनी थी? n माइनस 1, तो यहां पर क्या हो जाएगी 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, 1 डिवाइड बाय n माइनस 1, एंड द वैल्यू ऑफ द n इज 4, द वैल्यू ऑफ द n इज 4। तो यहां सॉल्व करो इसको, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 2, 2 3 जा 6, 6 रेज टू पावर 1 बाय n, और 1 बाय n कितना है 1 बाय 3, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 3। तो यहां से आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? r की वैल्यू मिल जाएगी। n की वैल्यू निकालनी आसान है। n मिनिमम की वैल्यू क्या होती है? n मिनिमम की वैल्यू होगी आपकी v मिनिमम इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई डी मैक्सिमम, और n मिनिमम क्या होगा? n1 होगा, तो यहां से आपको n1 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट विल बी इन सम आरपीएम। अगर हमें निकालनी है n2 की वैल्यू, तो n2 की वैल्यू क्या होगी? r इंटू n1। अगर हमें निकालनी है n3 की वैल्यू, तो n3 की वैल्यू क्या होगी? n2 इंटू r। अगर हमें निकालनी है n4 की वैल्यू, तो n4 विल बी इक्वल्स टू n3 इंटू r। मतलब अगर इन दोनों के बीच में जो गैप है n2 और n1, 1 और 2 के बीच में गैप कितना है 1, तो r की पावर 1। 3 और 2 के बीच में गैप कितना है 1, तो r की पावर 1। 4 और 3 के बीच में गैप कितना है 1, तो r की पावर 1। ऐसा हमने पिछले बार में क्वेश्चन किया है। n5 निकालना है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ n1, तो r की पावर क्या रखें? तो 5 और 1 के बीच में गैप कितना है 4, तो उस क्वेश्चन में हमने r की पावर क्या रखा था? 4 रखा था। तो यहां से आप क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो यहां से आपकी n2 की वैल्यू भी आ जाएगी, n3 की वैल्यू भी आ जाएगी, और किसकी वैल्यू आ जाएगी? n4 की भी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दिस वैल्यू आर गिवन इन योर शीट ऑल्सो। n1 की जो वैल्यू आएगी वो ऑलमोस्ट 80 आएगी, 80 आरपीएम। n2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 145, n3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 263, n4 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 478, और जो n4 होगा वो आपका n मैक्सिमम होगा। और n मैक्सिमम की वैल्यू का कैलकुलेट करना हमने आपको सिखाया है। तो n मैक्सिमम की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? v मैक्सिमम इंटू 1000 डिवाइड बाय पाई डी मिनिमम, पाई डी मिनिमम। नीचे वाला हम मिनिमम लेंगे, ऊपर वाला क्या लेंगे?
maximum in case of calculating the value of the n maximum. So this is the very important question. इस क्वेश्चन को आप वापस कीजिएगा, आपके सारे आंसर मैच होने चाहिए. इसी एल्गोरिथम में नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. So the next question is also given. What is the next question? Next question is d maximum and d minimum is given. D maximum and D minimum is given and the question is saying that आपको दे रखा है कटिंग स्पीड और कटिंग स्पीड आपको दे रखा है 15 मीटर पर मिनट. इट विल बी कांस्टेंट. ठीक है, तो मैं डाटा लिखता हूं, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. क्या कीजिए? सॉल्व करने की कोशिश. इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे ये विद कैलकुलेटर करना है और जो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसको विदाउट कैलकुलेटर करना है. तो जब भी आपको मैं कोई क्वेश्चन विद डाटा लिखता हूं तो आप उस समय उस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. फिर आप मैच कीजिए कि जिस एल्गोरिथम में मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं क्या वो एल्गोरिथम और आपकी एल्गोरिथम सेम है. तो अगर वो दोनों सेम है तो उसी एल्गोरिथम से आपको क्वेश्चन करना है. अगर आपको कोई और शॉर्ट ट्रिक्स मिलती है तो आप मुझे जरूर बताइए कि हम उस क्वेश्चन को और शॉर्ट किस मेथड से हम कर सकते हैं. सो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू द ऑल स्टूडेंट्स विच आर स्टडिंग. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यू आर गिवन एज ए डी मैक्सिमम एंड डी मिनिमम एंड द वैल्यू ऑफ द डी मैक्सिमम इज 25 mm एंड द वैल्यू ऑफ द डी मिनिमम इज 5 mm. कहने का मतलब यह है कि एक मशीन है जिस पर हम 25 mm से ज़्यादा का वर्कपीस नहीं अप्लाई कर सकते और 5 mm से कम का वर्कपीस नहीं अप्लाई कर सकते. सो वहाँ पर दे रखा है कि मशीन की जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, कटिंग स्पीड दैट इज 15 मीटर पर मिनट. इट इज़ ए वेरी गुड क्वेश्चन. वहाँ पर दे रखा है आपको नंबर ऑफ स्पीड कितनी है 6. मतलब कैसा भी डायमीटर हो वो इसी कटिंग स्पीड से कटिंग करेगा. कैसा भी डायमीटर हो वो इस कटिंग स्पीड से कटिंग करेगा. हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है आर की वैल्यू. क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है वो आर की वैल्यू पूछ रहा है. इट इज वेरी इजी. इट इज ऑल्सो वेरी इजी. हमें पता है स्पीड रेंज रेशियो क्या होता है, एन मैक्सिमम डिवाइड बाय एन मिनिमम इक्वल्स टू वी मैक्सिमम डिवाइड बाय वी मिनिमम. वेरी गुड. इनटू सर डी मैक्सिमम डिवाइड बाय डी मिनिमम. सर यहाँ पर कोई मैक्सिमम मिनिमम का लफड़ा ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जो वी मैक्सिमम और वी मिनिमम की वैल्यू है सेम है क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड पर कटिंग कर रहा है. सो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? डी मैक्सिमम डिवाइड बाय डी मिनिमम. यस सर. तो आर की वैल्यू यहाँ किसके बराबर होती है? n-1 के बराबर होती है. डी मैक्सिमम डी मिनिमम की वैल्यू क्या है? 25 डिवाइड बाय 5. 25 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? आर की वैल्यू. एन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है. एन की वैल्यू क्या है? 6 - 1. एन की वैल्यू है 6 इंटू -1. तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 रेज टू पावर 1/5. तो 5 रेज टू पावर 1/5 तो मतलब 5 की पावर हो जाएगी आपकी 0.2 और इसकी आपकी जो वैल्यू आ रही है दैट विल बी इक्वल्स टू 1.379. सो दिस इज द आंसर. वेरी इजी. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दैट इज द ड्रिलिंग मशीन कैन यूज ए ड्रिल. अब इसमें ड्रिलिंग मशीन का क्वेश्चन है और स्टूडेंट क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपने तो ये टर्निंग की स्पिंडल का करवाया है. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. क्वेश्चन तो पढ़े. क्वेश्चन है कि द ड्रिलिंग मशीन कैन यूज ए ड्रिल ऑफ 5 mm एंड 20 mm डायमीटर रिस्पेक्टिवली. मतलब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है डी मैक्सिमम दे रखा है 20 mm, डी मिनिमम दे रखा है 5 mm. वेरी गुड. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. द मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस ऑफ द वर्कपीस आर गिवन एज बिलो. स्टील के लिए आपको मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस दे रखा है 50. ब्रॉन्ज के लिए आपको दे रखा है 100. डिटरमाइन द रेशियो बिटवीन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द स्पिंडल. इट इज आस्किंग द रेशियो ऑफ द मिनिमम टू maximum. It is not asking for the maximum to the minimum. So that's why it is very important. Because इसमें जो वैल्यू आएगी आपकी that will become less than 1. Because it is asking and minimum to the and maximum. मिनिमम ऊपर है, मैक्सिमम नीचे, तो इस रेशियो की वैल्यू 1 से कम आएगी. अब इस मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस का यूज कैसे करें?
इस मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको कभी फीड भी दे रखी हो सकती है, यहाँ पे कभी आपको डेप्थ ऑफ कट भी दिया हो सकता है, यहाँ कभी आपको जहाँ कहीं भी आपको क्या दिया हो सकता है बताइए मुझे, यहाँ कभी आपको दिया हो सकता है कटिंग स्पीड, यहाँ कभी आपको दिया हो सकता है कटिंग स्पीड। इफ द मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस इज मोर देन 1, if the machine index is more than 1 that it will be cutting speed, if that is less than 1 that will be feed or depth of cut। अगर less than 1 होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा। अगर more than 1 होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, जैसे है वैसे लेना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि अगर इसकी वैल्यू लेस देन 1 है, फॉर एग्जांपल 0.2 और 0.3, तो हम क्या इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम 100 के साथ कैलकुलेट करेंगे और इसको हम 50 के साथ कैलकुलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 0.2 लेंगे तो हो जाएगा 2/10, दैट विल बी इक्वल्स टू 1/5। अगर हम 0.3 लेंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 3/10, 1/3। तो क्या होगा, जब आपकी 1 से वैल्यू कम है तो उस कंडीशन में हम उल्टा लिखेंगे। ये मैंने उसमें शीट में डिफाइन कर रखा है कि फीड की वैल्यू है 0.3, डेप्थ ऑफ कट इज 3, तो वी आ रहा है 20, ठीक है। फीड की वैल्यू है 0.2, डेप्थ ऑफ कट है 2, तो वेलोसिटी आ रहा है 40। सो दिस इज एन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ यू कैन अंडरस्टूड कि हमें जब मशीनेबिलिटी इंडेक्सेस दे रखा हो तो वैल्यू कैसे पुट करनी है। अब क्वेश्चन क्या आ रहा है, एन मिनिमम टू द एन मैक्सिमम, एन मिनिमम टू द एन मैक्सिमम। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, डी मिनिमम इंटू वी मिनिमम डिवाइड बाई डी मैक्सिमम इंटू वी मैक्सिमम। तो डी मिनिमम की वैल्यू क्या है यहाँ पर 5, v की जगह हम क्या लेंगे मिनिमम में 50, और d मैक्सिमम की वैल्यू क्या है 20, और v मैक्सिमम की जगह क्या लेंगे 100। सो इट विल बी इक्वल्स टू 1/4, इट विल बी इक्वल्स टू 2, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 1/8 and it will be equals to 0.125. so this will be your answer, n minimum to the n maximum. It is the ratio between the speed of the n minimum to the maximum. It is asking the reciprocal of the speed range ratio. It is asking the reciprocal of the speed range ratio. So this is all question of your based on the speed selection. तो यहाँ पर स्पीड सिलेक्शन से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका स्पीड रेंज रेशियो का या फिर आपका स्पीड रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आता है तो इन सभी क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, इन सभी क्वेश्चन से आपके बाकी क्वेश्चंस बन जाएंगे और आप प्रीवियस ये क्वेश्चन भी उठा के देख लीजिएगा। इन फॉर्मूला से बाहर आपसे क्वेश्चन कभी भी पूछा नहीं गया है, ये फॉर्मूलाज आपको याद रहने बेहद ही जरूरी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थ्रेडिंग की। किसकी बात करते हैं, थ्रेडिंग की बात करते हैं। So now let's come to the next topic, that is the threading. यहाँ पर जो हम थ्रेडिंग करेंगे वो हम करेंगे with the help of the single point cutting tool on the lathe machine। यहाँ पर जो हम थ्रेडिंग की बात करेंगे वो हम किसकी बात करेंगे, थ्रेडिंग की। और थ्रेड्स होता क्या है एक्चुअली, जो आपकी थ्रेड्स प्रोड्यूस होती है वो आपकी सिलेंड्रिकल सरफेसेस भी प्रोड्यूस हो सकती है और आपकी कॉनिकल सरफेस भी प्रोड्यूस हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप जो भी थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे वो सिलेंड्रिकल सरफेस पर ही करें, कॉनिकल सरफेस पर भी थ्रेड प्रोड्यूस हो सकती है। और थ्रेड्स क्या होती है, थ्रेड्स आर द हेलिकल रिजेस, थ्रेड्स आर द हेलिकल रिजेस। आपको ये याद रखना है कि व्हाट इज द थ्रेड, थ्रेड इज द हेलिकल रिजेस प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द, प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ द, बोलिए मेरे साथ, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट और मे बी ए कॉनिकल ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सर सही कहा है आपने। अब आप एक मुझे बात बताइए कि जो हम थ्रेड प्रोड्यूस करते हैं क्या ये जरूरी है कि हम एक्सटर्नल सरफेस पर ही प्रोड्यूस करें? नहीं सर, ये एक्सटर्नल और इंटरनली दोनों जगह प्रोड्यूस हो सकती है। वेरी गुड। थ्रेड जो प्रोड्यूस हो सकती है वो एक्सटर्नल सरफेस पर भी प्रोड्यूस होती है और इंटरनल सरफेस पर भी प्रोड्यूस होती है। एक्सटर्नल सरफेस पर अगर हम थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे तो उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल थ्रेडिंग। इंटरनल सरफेस पर जो हम थ्रेड प्रोड्यूस करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल थ्रेडिंग। वेरी गुड। ये तो सर ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो हमें पहले से पता है। आप क्या पढ़ाएंगे नया, हम ये पढ़ा रहे हैं कि एक्सटर्नल सरफेस पर अगर आप थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हो और वो जो एक्सटर्नल सरफेस अगर सिलेंड्रिकल है तो उस थ्रेड को हम कहते हैं पैरेलल थ्रेड। क्या कहते हैं, पैरेलल थ्रेड कहते हैं। जी सर क्या बात बताइए, क्योंकि उनमें सभी थ्रेड्स सभी थ्रेड्स पैरेलल होती है। वेरी गुड। अगर हम कॉनिकल सरफेस पर थ्रेड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे कॉनिकल थ्रेड। उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉनिकल थ्रेड कहेंगे। क्लियर है, वो पैरेलल नहीं होती है, वो पैरेलल नहीं होती है। क्लियर है। तो थ्रेड्स आर द हेलिकल ग्रूव्स, जो आपकी थ्रेडिंग्स होती है देज आर द हेलिकल ग्रूव्स होती है।
which are produced on the external as well as the internal surfaces. So now let's come the question, सर ये मशीनिंग ऑपरेशन में क्यों इंक्लूड है? मशीनिंग ऑपरेशन में इसलिए इंक्लूड है क्योंकि इसमें क्वेश्चन आता है कि थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए टाइम बताइए, सिंगल स्टार्ट थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए टाइम बताइए, मल्टी स्टार्ट थ्रेड प्रोड्यूस करने के लिए टाइम बताइए। मल्टी स्टार्ट मतलब डबल स्टार्ट, ट्रिपल स्टार्ट। सिंगल स्टार्ट का मतलब क्या होगा कि जो आप थ्रेड में पिच प्रोवाइड कर रहे हो, जब हम थ्रेड को एक रोटेशन घुमाएंगे, जब भी थ्रेड में एक रोटेशन होगा आपके, तो वो जो आपकी थ्रेड आगे बढ़ेगी, तो वो जितना आगे बढ़ती है उसे हम कहते हैं लीड, उसे हम क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। तो सिंगल स्टार्ट में क्या होगा, जब एक रोटेशन होगा तो जो लीड होगी वो पिच के बराबर होगी। डबल स्टार्ट में क्या होगा, जब आपका एक रोटेशन होगा तो जो लीड होगी वो 2 टाइम्स ऑफ पिच के बराबर होगी। ट्रिपल स्टार्ट में क्या होगा, जब आपका वर्कपीस घूमेगा तो जो लीड होगी वो दैट विल बी 3 टाइम्स ऑफ द पिच। तो कहने का मतलब ये है कि थ्रेड आपकी सिंगल स्टार्ट भी हो सकती है और मल्टी स्टार्ट भी हो सकती है। मल्टी स्टार्ट में फॉर से एग्जांपल डबल स्टार्ट भी हो सकती है और ट्रिपल स्टार्ट भी हो सकती है। इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आपकी थ्रेड सिंगल स्टार्ट है, उस कंडीशन में जो लीड होगी वो लीड किसके बराबर होगी? पिच के बराबर होगी। डबल स्टार्ट है तो 2 इंटू पिच, ट्रिपल स्टार्ट है तो 3 इंटू पिच। उस कंडीशन में जो हम फीड प्रोवाइड करेंगे, सिंगल स्टार्ट में हम फीड प्रोवाइड करेंगे पिच के बराबर, डबल स्टार्ट में हम फीड प्रोवाइड करेंगे ट्वाइस इंटू पिच, और ट्रिपल स्टार्ट में जो हम फीड प्रोवाइड करेंगे 3 इंटू पिच। तो ये वही फीड है जो आपके मशीनिंग टाइम में यूज में आती है। मशीनिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है LE/FN। उसमें जो नीचे F यूज में हो रहा है ये वही फीड है कि फीड हम क्या प्रोवाइड करेंगे, सिंगल स्टार्ट है तो हम फीड प्रोवाइड करेंगे P के बराबर, दैट इज इक्वल्स टू पिच। डबल स्टार्ट है तो हम किसके प्रोवाइड करेंगे, किसके बराबर फीड प्रोवाइड करवाएंगे, किसके बराबर? ट्वाइस ऑफ पिच, बोलो ना। ट्रिपल स्टार्ट है तो किसके बराबर करवाएंगे, बोलो? 3 टाइम्स ऑफ द पिच। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि जब भी हम थ्रेडिंग करते हैं तो फीड की वैल्यू क्या होती है। फीड हम किसे देते हैं? कटिंग टूल को देते हैं। किसे देते हैं हम? कटिंग टूल को। और जो हम यहाँ पर कटिंग टूल यूज में लेंगे थ्रेडिंग में, जब हम विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल थ्रेडिंग करेंगे, उस कटिंग टूल को हम कहते हैं फॉर्म कटिंग टूल। उस कटिंग टूल को हम क्या कहते हैं? फॉर्म कटिंग टूल। और जो भी फॉर्म कटिंग टूल होते हैं उनका जो रेक एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है। उनका जो रेक एंगल होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री होता है। तो फॉर्म कटिंग टूल से जो हम यहाँ पर थ्रेडिंग प्रोड्यूस करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेड चेजिंग। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? थ्रेड चेजिंग कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि थ्रेड चेजिंग में जो कटिंग टूल यूज में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? फॉर्म कटिंग टूल। थ्रेड चेजिंग में जो टूल यूज में लिया जाता है उसका रेक एंगल क्या होता है? 0। उसका रेक एंगल क्या होता है? 0 डिग्री होता है। यहां तक सर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो हम थ्रेड चेजिंग मशीन यूज में लेते हैं उस मशीन का नाम क्या होता है? दैट विल बी नोन एज ए स्विस ऑटोमेट। उस मशीन का भी नाम पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो यहां तक आपका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसेप्ट होता है थ्रेडिंग का वो क्लियर होता है। अब अगर अपने बात करते हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू की, तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। सो लेट्स कम टू द न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू द क्वेश्चन। देखिए नोट्स भी अपने बता देते हैं कि आपके नोट्स में आपके क्या लिखा है। नोट्स में आपके लिखा है कि स्क्रू थ्रेड्स आर द कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द हेलिकल रिजेस। ठीक है, दिस इज द हेलिकल रिजेस एंड प्रोड्यूस एक्सटर्नली और इंटरनली ओवर ए सिलेंडर और ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन। ये आपको मैंने बताया। इफ द थ्रेड्स आर प्रोड्यूस ओवर ए सिलेंडर इट इज नोन एज ए स्ट्रेट और द पैरेलल थ्रेड। अगर हम बात करते हैं कॉनिकल प्रोफाइल पे होता है तो वो कॉनिकल थ्रेड होगी, और क्योंकि वो कौन है तो वो टेपर है, टेपर होता है कौन, तो दैट विल बी नोन एज ए टेपर थ्रेड। थ्रेड्स आर प्रोड्यूस एक्सटर्नली एंड इंटरनली which can be used for the fastening। थ्रेड्स का तो आपको काम पता होना चाहिए कि it will be used for the fastening and the power transmission purpose। पावर ट्रांसमिशन कहाँ होती है आपकी? लीड स्क्रू में होती है, स्क्रू गेज में होती है, ठीक है, स्क्रू जैक में होती है। सो नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। स्क्रू गेज में नहीं होती एक्चुअली, सॉरी। एक्सटर्नल थ्रेड कैन बी प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड चेजिंग। ये भी हमने आपको बताया। हाई क्वालिटी थ्रेड्स होती है वो थ्रेड चेजिंग से प्रोड्यूस होती है। जो इसमें लेथ मशीन यूज में होती है थ्रेड चेजिंग के लिए उसे हम कहते हैं स्विस ऑटोमेशन।
और इसमें हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज में लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फॉर्म कटिंग टूल। और फॉर्म कटिंग टूल का जो रेक एंगल क्या होता है, वो 0 डिग्री होता है। सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन देख के ही हो जाएगा। फॉर प्रोड्यूसिंग ए ट्रिपल स्टार थ्रेड, ट्रिपल स्टार थ्रेड का मतलब है कि उसमें जो लीड होगी वो 3 टाइम्स ऑफ पिच होगी। पिच कितना दे रखा है, 1 mm, तो मतलब उसमें जो लीड होगी वो कितना होगी, 3 mm। पढ़ के ही हो रहा है ये तो क्वेश्चन। द थ्रेड कटिंग टूल शुड हैव फीड, फीड कितनी होगी, तो फीड मैंने आपको बताया किसके बराबर होती है, लीड के बराबर होती है। तो अगर आपकी ट्रिपल स्टार थ्रेड है तो फीड भी किसके बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ द पिच। फीड भी किसके बराबर होगी, 3 टाइम्स ऑफ द पिच होगी। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फीड। तो फीड होगी 3 टाइम्स ऑफ पिच, और पिच कितना दे रखा है, 1 mm, तो ये क्या हो जाएगा, 3 mm पर रेवोल्यूशन। सो दिस विल बी योर आंसर फॉर द क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज calculate the machining time for the threading on a 50 mm spindle for 10 centimeter length. Oh, it is a very important question. Little bit long है ये, लेकिन आपको करना है। Next question is, it is also very easy question. Calculate the machining time for threading on a 50 mm spindle. मतलब क्वेश्चन में आपको डायमीटर दे रखा है 50 mm for a 10 centimeter length, तो लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, कन्वर्ट इनटू इन mm, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। नाउ नंबर ऑफ थ्रेड्स प्रोड्यूस्ड पर सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर में कितनी थ्रेड्स हैं, 2 थ्रेड्स हैं। तो एक थ्रेड किस में होगी, इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर बाय 2, इट विल बी इक्वल्स टू 0.5 सेंटीमीटर और 5 mm, वेरी इजी। So speed of the machine is 100 rpm and is given as 100 rpm. Very good. Now the another thing is given. Assume the length of the overrun and approach as, मतलब इसमें जो ओवररन की जो लेंथ है और अप्रोच की लेंथ है वो दे रखी है 10 mm। इसमें देखो ऐसा नहीं दे रखा कि दोनों को कंबाइंड करके 10 mm है। इसमें दे रखा है लेंथ ऑफ अप्रोच है वो भी 10 mm है, और जो लेंथ ऑफ ओवररन है वो भी 10 mm है। तो मतलब जो लेंथ ऑफ अप्रोच है वो भी 10 mm है, और जो लेंथ ऑफ ओवररन है वो भी 10 mm है। तो इफेक्टिव लेंथ क्या होगी मुझे बताइए। इफेक्टिव लेंथ होगी 100 प्लस 10 इक्वल्स टू 120 mm, इक्वल्स टू 120 mm। एंड द थिंग इज दैट गिवन इज नंबर ऑफ पासेस इज 8, n इज गिवन इज 8। सो नाउ लेट्स कम टू द थ्रेड इज ए सिंगल स्टार थ्रेड। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि कैसी थ्रेड है, तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा दैट इज ए सिंगल स्टार थ्रेड। ठीक है, एंड इन द क्वेश्चन फीड इज गिवन एज ए, फीड विल बी गिवन। फीड कहां से हम कैलकुलेट करें, फीड हम कैलकुलेट करेंगे पिच से। व्हाट विल बी फीड, फीड विल बी इक्वल्स टू पिच। पिच कितना है आपका 5 mm, तो फीड क्या होगी 5 mm पर रेवोल्यूशन, पिच पर रेवोल्यूशन, पिच पर रेवोल्यूशन 5 mm पर रेवोल्यूशन। तो दिस विल बी द पिच। अब आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम। इट इज वेरी इजी। मशीनिंग टाइम इक्वल्स टू 2 इंटू नंबर ऑफ पासेस इंटू TM, एंड द नंबर ऑफ पासेस इज गिवन एज 8। यस, नंबर ऑफ पासेस इज गिवन एज 8, तो 8 इंटू L इतना कितना है आपका 120, डिवाइड बाय फीड है आपका 5 इंटू n इज गिवन एज 100 into 100. So this will be your answer. Okay, so it can be solved here, and it will be 6, it will be 5, so it will be 48 divided by 25, it will be 1 point something, it will be 1.92 minute, it will be 1.92 minutes. So this is your question of the threading. इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसमें क्या कैलकुलेट करना पड़ रहा है, फीड कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ पिच। लेकिन यहाँ पर पिच डायरेक्टली नहीं दिया है। पिच आपको किस तरीके से दिया गया है, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ थ्रेड्स पर सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर में 2 थ्रेड्स है तो आधे सेंटीमीटर में 1 थ्रेड होगी, मतलब 0.5 सेंटीमीटर में आपकी 1 थ्रेड है, और 0.5 सेंटीमीटर में 1 थ्रेड है, मतलब उसकी पिच क्या हो जाएगी 0.5 सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू mm, दैट विल बी पिच इक्वल्स टू 5 mm। और जो आपकी फीड होती है दैट विल बी इक्वल्स टू पिच, that will be equals to pitch in case of the single start. So if in question nothing is mentioned, then we have to assume that the thread is a single start thread. If there is a no single start thread, it will be mentioned clearly in the question. Okay, so
examiner want to ask for the double start or triple start, it will be clearly mentioned, right? If it is nothing in mentioned in the question, you have to assume it as a single start thread. सिंगल स्टार्ट थ्रेड, तो सिंगल स्टार्ट थ्रेड एज्यूम करके हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो फीड किसके बराबर होती है? लीड के बराबर होती है। तो विद द हेल्प ऑफ दैट यू कैन कैलकुलेट द मशीनिंग टाइम। तो आई होप यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर अपना थ्रेडिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद हमने कुछ मशीनिंग टाइम पर जो डिफरेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।